हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीके के सारे क्वेश्चन। मतलब पेट में जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला हो। जितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, एक बार या फिर दो बार, अगर दो बार रिपीट करके आप वीडियो को देख लेते हैं तो जीके के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाले हैं जो कि इस वीडियो से बाहर से आ जाए। और मैं इस तरह का वीडियो हमेशा एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले ही केवल लेकर के आता हूं। आज 1 से 2 तारीख है, 6 तारीख को आपका एग्जाम है, 7 तारीख को आपका एग्जाम है। अगर आप इस बीच इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2-4 दिन अगर एग्जाम बाकी है तो दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोज 1 महीना 2 महीने पहले नहीं बनाता हूं। अगर अब आप लोग देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम नजदीक है। सारे क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप टिक मार करके चले आएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का यही क्वेश्चन होगा। कोई काट नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे जीके के सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पर एकदम अच्छे से याद हो जाएं और आसानी से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। क्योंकि अगर इस बार आपके अच्छे नंबर आते हैं तो जान लीजिए 3 साल की वैलिडिटी आप लोगों के लिए मिल जाता है। एक बार पेपर क्लियर करेंगे तो 3 साल तक ये काम करेगा। ये इस बार नियम आया हुआ है, तो इसमें कोशिश ये रहे कि अच्छे नंबर आपके आएँ, और इसीलिए इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुछ लोग यहीं पर बोर हो गए होंगे, कितनी सारी बात बता रहे हैं, एक क्वेश्चन अभी नहीं कराएं। ये पूरे वीडियोज का एक ओवरव्यू होता है कि स्टार्टिंग में ही सारी कहानी आपको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है। अब यहां पर पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के मध्य जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश ये हो गया, इसमें पूर्व से पश्चिम की दिशा। अब पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, इसके लिए आपको इस तरह से बना लेना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब ईस्ट से वेस्ट पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम के मध्य कितनी उसकी लंबाई है। तो सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 650 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम के मध्य, मतलब उसके बीच की लंबाई पूछा गया है, वो 650 किलोमीटर है। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वह पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। अब बताइए पट्टचित्र, ये जो चित्रकला शैली है ये किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। सभी लोग बताइए, उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि उड़ीसा का है कि राजस्थान का है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ये जो पट्टचित्र चित्रकला है ये कहाँ का है, उड़ीसा का। अब उड़ीसा पट्टचित्र, इसको आप लोग दिमाग में रखना, उड़ीसा का जो है चित्रकला शैली वो किसका लोकप्रिय है, वो पट्टचित्र। वीडियो को रोक करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। पहली महिला स्पीकर लोकसभा की कौन थी। लीला सेठ थी कि सरोजनी नायडू थी कि इंदिरा गांधी थी कि मीरा कुमार थी। अब देखिए अगर पहला महिला पूछा जाए तो मीरा कुमार, ठीक, मीरा कुमारी, समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध महाकाव्य पज्ञावत किसने लिखा था। अब बताइए, अब्दुल फजल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या फिर आमिर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। इनमें से सबसे पहले प्रसिद्ध महाकाव्य पज्ञावत किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जैसी इसके करेक्ट आंसर होंगे। इन्हीं के द्वारा महाकाव्य पज्ञावत लिखा गया था। समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। दादा साहब फाल्के के प्रथम पुरस्कार पाने वाले इनमें से कौन से प्रथम व्यक्ति हैं। पंकज मलिक, बोमे रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर या फिर देविका रानी। देखते हैं कितने सारे लोग जवाब देते हैं यहाँ पर। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देविका रानी, ना कि पंकज मलिक, बेमिका रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी। तो इनमें से जो सही जवाब होगा, दादा साहब फाल्के के प्रथम पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं देविका रानी। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि महात्मा गांधी के द्वारा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया।
अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप 100% करके आएंगे, जिंदगी में कभी भी ना भूलेंगे, ना कभी आप गलत करके आएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अब इंडिया विंस, फ्रीडम का मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है? फ्रीडम को आप समझिए आजादी। ठीक, क्या होता है? आजादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद मतलब आजादी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मतलब आप आजाद खोजिए यहां पर कहां है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा आजाद, मतलब ये आजादी का बात किया जा रहा है। तो आप तुरंत यहां पर टिक मार देंगे कि इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। समझ गए? तो ये एक ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, जिसको आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने सारे लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत भी जानकारी है, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, वो तुरंत करेक्ट करके आएंगे कि इसका सही जवाब होगा। मतलब संसद के अंतर्गत आता है। अब संसद के अंतर्गत क्या आता है? लोकसभा आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। राज्यसभा आता है कि नहीं संसद के अंतर्गत? बिल्कुल आता है। राष्ट्रपति आते हैं कि नहीं संसद के अंतर्गत? बिल्कुल आते हैं। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी क्वेश्चन इसके सही हैं, क्योंकि संसद के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब बताइए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर होमी भाभा जी को। समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? अब आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए कि ये अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, ना कि मुंबई, कटक और लखनऊ। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मांच, ये जो मांच है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? अब आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत लोक नृत्य के बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। अगर हम मांच के बारे में बात करें तो ये क्या हरियाणा का है, कि केरल का है, कि असम का है, कि मध्य प्रदेश का है? देखते हैं कितने सारे लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाना हो, थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रिक लगाना हो, तो मांच मतलब यम, और यम से मतलब यम पे, मतलब मध्य प्रदेश की बात किया जा रहा है। मांच मतलब मध्य प्रदेश। मांच किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? अगर पूछा जा रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, तो ये ना कि दिल्ली में, महू में, देहरादून में, पुणे में कहां पर स्थित है? तो ये ना कि दिल्ली में है, ना कि देहरादून में है, ना कि महू में स्थित है, ये पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांत घाटी के बारे में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से, एकदम अच्छे से माइंड को कूल करके देखते हुए, समझते हुए, थोड़ा बहुत ट्रिक लगाते हुए चलेंगे तो ये बातें आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। अब देखिए, शांत घाटी के बारे में बात करें, इसका नारा किसने दिया था? तो सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। अब सु का मतलब क्या होता है? एक ट्रिक बता रहा हूं। सु का मतलब समझ लीजिए शांत। सु का मतलब शांत। शांत होकर के गाथा दो, धीरे धीरे गाथा दो, आवाज ज्यादा मत करो। सुगाथा कुमारी मतलब शांति की बात किया जा रहा है। तो शांत घाटी का नारा किसने दिया था? शांत घाटी बचाओ का नारा तो सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल की मुद्रा क्या है? अब आप सभी लोग बताइए, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है, कि टका है, कि रुपया है, कि डॉलर है? देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप सभी लोगों को बता देना चाहिए कि जो नेपाल है इसका मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आखिर इसका आंसर हो क्या सकता है कि 7 अप्रैल है, कि 21 जून है, कि 23 जुलाई है, कि 12 सितंबर है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो दिमाग में हमेशा ये सारी बातें छोटी छोटी हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? अगर हम बात करें, ये सारी चीजें आप बचपन में ही पढ़े हुए हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिक आप लगा सकते हैं, गए और जी मतलब जस्ता, तो इससे भी गए और जस, ठीक। तो इसका आप ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत लगाइए, लेकिन ट्रिक लगा करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब बताइए, पूछा गया है सूरज की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी होता है, सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अब बताइए, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सोडियम का कि सिलिकॉन का कि सल्फर का? जल्दी से आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर सौर सेल के बारे में बात करें, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग एक उदाहरण है? यहां पर देखिए, संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है, तो मनोभ्रंश तो होगा नहीं, फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप तो होगा नहीं, मधुमेह तो होगा नहीं, क्योंकि ये तपेदिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया? सूर्यसेन, भगत सिंह, अरविंदो घोष या फिर उधम सिंह? देखते हैं कितने सारे लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा उधम सिंह। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था? 1931 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? मार्शल कानून कि साइमन कानून कि भेदभाव कानून कि निवारक निरोध? मार्शल कानून को लागू किया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बंबई, भोपाल, लाहौर, कलकत्ता? जल्दी से बताइए। ये इसका सही जवाब होगा लाहौर, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? महात्मा गांधी है कि जवाहरलाल नेहरू हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है कि मोरारजी देसाई हैं? ठीक, तो मोरारजी देसाई जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अब पूछा गया है दक्षिण भारत की। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन जो है दोस्तों, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वैसे इसका सही जवाब जो है वो है हिमालय। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? अब इसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना अगर वर्ष के बारे में पूछा गया है तो 1954 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? अब देखिए, घूमर है कि कच्ची घोड़ी है कि कालबेलिया है या फिर कठपुतली है? अगर यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में कौन सा करते हैं सब? घूमर करते हैं, ठीक, तो घूमर नृत्य होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है गार्डन। अगला और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वीडियो में। ये एक पहला पार्ट है जिसमें हम थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन एक ही में कवर कर लेंगे, क्योंकि गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमारे, मुझे फील हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब लग रहा है नहीं हो पाएगा आगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले पार्ट में सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर करवा दूंगा, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को कि 11 जुलाई को कि 15 अगस्त को कि 2 जून को? तो अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में तो 11 जुलाई होगा, ठीक। जुलाई मतलब जनसंख्या,
अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जून तो आ ही जाता है, इसीलिए आप जनसंख्या मतलब 11 जुलाई आप समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको याद आ जाएगा। तो चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ध्यान से वीडियो को डेली आप लोग देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम से पहले करवाने वाला हूँ, बस एक बार देख करके जाना और कुछ नहीं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना।